चलो देखो स्टार्ट करो। हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो कंपनी अकाउंट्स है ना, छोटा नहीं है। जैसे पार्टनरशिप तुम लोग जब किए थे तो पार्टनरशिप में भी बहुत सारा सब डिविजन था, वैसे ही कंपनी अकाउंट्स में भी बहुत सारा सब डिविजन है। तो हम लोगों को कंपनी अकाउंट जो करना है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, एक बार मैं वो बताता हूं। टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक हम लोगों को कंपनी अकाउंट्स के अंदर कवर करने हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रो वर्ड यूज कर दे रहा है, इंट्रो टू कंपनी। मतलब कंपनी बेसिकली है क्या, राइट मतलब कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रहेगा। एंड इसके साथ साथ हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो करना है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेगा दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक एक है दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जिसमें ध्यान रखना ये जो रिडम्पशन और डिवेंचर्स टॉपिक है वो सिर्फ एंड सिर्फ आईएससी स्टूडेंट्स के लिए है। सीबीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के सिलेबस में रिडम्पशन और डिवेंचर्स टॉपिक नहीं। रिडम्पशन और डिवेंचर सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी के स्टूडेंट्स के सिलेबस में नहीं है, आईएससी स्टूडेंट के सिलेबस में। एंड इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स में एक पार्ट तुम्हारा और है दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। जो ध्यान रखना एज पर स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए कंपनीज एक्ट आपको एक शेड्यूल देता है दैट इज नोन एज द शेड्यूल 3। एज पर शेड्यूल 3 फाइनल अकाउंट का एक फॉर्मेट है, उसको फॉलो करना है। तो ये पर्टिकुलर तुम्हारा कंपनी अकाउंट्स में पार्ट है जो ये पूरा का पूरा अपने को कवरेज करना है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल के अलग से पोर्शन है। अपने बेसिकली 3 पार्ट में चीजों को डिवाइड कर रखे हैं। एक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, एक है कंपनी अकाउंट्स, और दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कवर करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको कवर करेगा। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो हम तुम लोगों को जो कंपनी अकाउंट स्टडी मेट दिया उसी के अंदर कवर कर रहा है। तो ये सारा पोर्शंस कंपनी अकाउंट्स में स्पेसिफिकली कवर करना है। तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इशू ऑफ शेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इंट्रोडक्शन एंड इशू ऑफ शेयर्स मर्ज करके अपने पढ़ेंगे। एंड ये चैप्टर इन जनरल तुम्हारा 10 to 11 मार्क्स का कवरेज देने वाला है। 10 से 11 नंबर का कवरेज इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिलने वाला है। 10 से 11 इसलिए बोल रहा है क्योंकि अपने सीबीएसई, आईएससी, डब्ल्यूबी सब मर्ज करके कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, सीबीएसई में अराउंड मान के चलो ये जो तुम्हारा पूछता है अराउंड 9 to 10 मार्क्स का पूछता है, और आईएससी में स्पेसिफिक 11 मार्क्स का पूछता है। तो अब अपने आ जाओ, नेक्स्ट एक हेडिंग दे दो। हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जो शेयर्स इशू करने का हक जो होता है ना, शेयर्स मतलब क्या हुआ, ओनरशिप बेचना। ओनरशिप बेचने का हक जो रहता है शेयर्स के थ्रू, वो सिर्फ एंड सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है, एंड द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी। क्या द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है। वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी, एंड कंपनी के पास राइट रहता है कि कंपनी अपना ओनरशिप बेचता है। तो उसी चीज को अपने को समझना है, अगर कंपनी अपना ओनरशिप बेच रहा है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे। उसके पहले अपने कुछ बेसिक्स आइडिया लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, इशू ऑफ शेयर्स मतलब क्या हुआ कि कंपनी इज अरेंजिंग द फंड। ठीक है, तो कंपनी फंड कैसे अरेंज करता है? कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करता है टू रेज द फंड्स, राइट। तो बेसिकली वी कैन से कंपनी may arrange
fund by selling various financial instruments. कोई भी कंपनी जब पैसा अरेंज करेगा, देखो हर इंसान को अगर बिजनेस करना है, बिजनेस ही क्या कोई भी नीड्स हो, हर नीड के लिए उसको पैसा चाहिए, तो कंपनी को भी बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी वो फंड अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा वो अपने समझ रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगा, कुछ प्रोडक्ट्स को बेचेगा और उसके थ्रू फंड अरेंज करेगा। देख, मैंने सबसे पहले वर्ड यूज किया कंपनी, ये हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। फंड अरेंज करेगा कंपनी, तो जो फंड का मतलब पहले अपने यहाँ पे समझ लेते हैं। फंड की अगर अपने बात करें तो ये फंड का मतलब यहां पे क्या होगा, कंपनी फंड जो अरेंज करेगा मींस विच काइंड ऑफ फंड। फंड ऑलवेज दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म फंड होता है, एक लॉन्ग टर्म फंड्स होता है। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म फंड्स अगर अरेंज करे तो दो ही सोर्स होता है, वन इज कैपिटल, अनदर वन इज लोन। तो बेसिकली फंड जो अरेंज किया जाता है वो दो तरीके से अरेंज किया जाता है, वन इज कैपिटल एंड अनदर वन इज लोन। कंपनी के केस में कंपनी कैपिटल अपने जो बोलते हैं ना, वो वर्ड कंपनी के केस में अपने कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। क्यों, अभी थोड़ी देर बाद अपने समझेंगे भी। एंड लोन जो होता है उसके लिए हम लोग लोन वर्ड तो यूज करते ही हैं, और उसके अलावा भी हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं। लाइक लोन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है सर, लोन मतलब क्या हुआ, कंपनी क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक के पास गया और उसको बोला मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए, और आईसीआईसीआई बैंक उसको दे दिया। दैट इज नॉर्मली टर्म्ड एज अ लोन, हम लोग बोलते ही हैं, पढ़ते आए हैं क्लास 11 से। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक से पैसा लेता है, जनरली कंपनी इशू को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, डिवेंचर्स। कंपनी अगर पब्लिक से लोन लेता है तो पब्लिक को एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज डिवेंचर्स। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट भी होता है जो बहुत रेयरली यूज होता है। पब्लिक डिपॉजिट जनरली अपने डिवेंचर्स इशू करके फंड अरेंज किया जाता है। और तुम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हो तुम्हारे सिलेबस पार्ट में भी डिवेंचर इशू से रिलेटेड अकाउंटिंग है, पब्लिक डिपॉजिट इशू से रिलेटेड अकाउंटिंग नहीं है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कंपनी फंड अरेंज करता है इन द नेम ऑफ लोन। बेसिकली यू कैन से लोन अरेंज करें तो अपने बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ये लोन हो सकता है या क्या हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकता है, इन द नेम ऑफ डिवेंचर्स हो सकता है, या इन द नेम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो ये सब नाम भी याद रखना, उससे क्या होगा ना कि तुम लोग को पता रहेगा, अच्छा ये सब चीज यहां आती है। जैसे हम लोग यहाँ पे चैप्टर में टॉपिक में डिस्कस किए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी करना है, तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में तुम लोग को कौन सा बैठ के पूरा फाइनल अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना है तुम लोग को फाइनल अकाउंट। तुम लोग को सिर्फ क्या पूछता है पता है, ये पर्टिकुलर पोर्शन कहाँ दिखाया जाता है। जैसे तुम लोग से नॉर्मली अभी पूछ लेता है, हम लोग डेटर्स को कहाँ दिखाते हैं आदर्श बैलेंस शीट, एसेट्स में। तुम सही बात है, और थोड़ा सा डिटेल में जा, एसेट्स में कहाँ पे, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में कहाँ पे, अरे यही पूछेगा तेरे से, मेजर हेडिंग इज द करंट एसेट्स, एसेट्स हेडिंग मत देना, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में नेक्स्ट सब हेडिंग क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के अंडर में डेटर्स दिखाया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती है, ट्रेड से रिलेटेड रिसीवेबल, तो ट्रेड से रिलेटेड मतलब गुड्स को बेचने से रिलेटेड रिसीवेबल्स दो होते हैं, वन इज डेटर्स, और डेटर्स का एक एक्सटेंडेड पार्ट क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, राइट। इसी तरह क्रेडिटर्स कहां दिखाते हैं हंसिका, लाइबिलिटी में, कहां पे, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, एंड ट्रेड पेबल्स इंक्लूड अगेन टू थिंग्स, क्या क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो तुम लोगों का फाइनल अकाउंट में मेजर पोर्शन यही है, सिर्फ ये बताओ ये डेटर्स कहां पे दिखाया जाएगा, क्रेडिटर्स कहां पे दिखाया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग से 4 से 5 नंबर का पूछ लेता है, 3 का मार्क्स देता है। हाँ टेक्निकल कर दिया है बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सब पार्ट जो है वही है। तो अब अपने आ जाओ, ये सब पार्ट क्या ना, कंपनी फंड अरेंज करेगा किस सोर्स से, या तो कैपिटल से या फिर लोन से। कैपिटल तो शेयर कैपिटल शेयर्स के थ्रू करेगा, और लोन होगा तो डिवेंचर हो सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकती है, या स्पेसिफिक लोन हो सकता है। हमें अकाउंटिंग डिवेंचर्स की समझनी है सिर्फ। अब बात आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, किस चीज को कंपनी बेचेगा और पैसा अरेंज करेगा। तो देखो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या होता है पता है, इंस्ट्रूमेंट्स का नाम होता है कंपनी क्या बेचेगा, शेयर्स बेचेगा। कंपनी क्या बेच सकता है, डिवेंचर्स बेच सकता है। कंपनी क्या कर सकता है,
पब्लिक डिपॉजिट बेच सकता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। देखो हम लोग वर्ड यूज कर दिए सेल बाय सेलिंग, लेकिन एक्चुअली में ना ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्चुअली में कोई कैलकुलेटर थोड़ी है, कोई गुड्स थोड़ी है जो हम उसके लिए वर्ड यूज करें सेल। सेल वर्ड यूज नहीं होता है। जब भी कंपनी शेयर्स बेचता है पैसा अरेंज करने के लिए, तो उसको सेलिंग नहीं बोला जाता, उसको इशू बोला जाता है। टेक्निकल टर्म है, राइट। हम किसी चीज को यूज करते हैं, किसी के कोई भी सामान को यूज करते हैं, तो हम उसको रेम्यूनरेशन देते हैं ना। जैसे तुम मेरा ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करेगा, तो मेरे को जो अमाउंट देगा उसको क्या बोलेगा, रेंट बोलेगा, राइट। अरे तुम मेरा ये जगह यूज करेगा तो मेरे को अमाउंट देगा, उसके लिए क्या, उसको क्या बोलेगा, रेंट बोलेगा। तुम सपोज करो अब मेरा सर्विसेज यूज कर रहा है, मेरे से क्लासेस ले रहा है, तो मेरा सर्विस यूज कर रहा है, तो उसके लिए तुम मेरे को अमाउंट पे कर रहे हो, उसको क्या बोल रहा है, फी बोल रहा है। तो बस टर्म चेंज होता है। आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हो तो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, बट उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, हम शेयर्स को बेच रहे हैं, फंड अरेंज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में शेयर्स कोई गुड्स नहीं है, तो हम लोग उसके लिए वर्ड सेलिंग ऑफ शेयर्स नहीं यूज करते, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो शेयर्स बेच के पैसा अरेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एक पार्ट है कि कंपनी फंड अरेंज कर सकता है इस तरीकों से। अब कंपनी फंड अरेंज करेगा, देख होता क्या है, कंपनी क्या करता है, कंपनी मतलब एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप बिना रजिस्ट्रेशन के चला नहीं सकते। तुम लोग को स्टडी मैट में भी दिया है, देख कंपनी जब अपने फॉर्म करते हैं, इसमें आ जाओ पेज नंबर 1, थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ते हैं अपने। देखो इसमें सबसे पहले कंपनी मतलब क्या हुआ, तो कंपनी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, देखो सबसे पहले मैंने क्या दिया, कंपनी का मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका रजिस्ट्रेशन, जैसे सपोज कर लो तुमको सीए करना है, तो तुमको सीए करने के लिए तुम सीए स्टूडेंट बनोगे, तो सीए स्टूडेंट बोलने से थोड़ी बन जाओगे, तुमको सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, देन यू विल बिकम द सीए स्टूडेंट्स, राइट। सेम तुम आईएससी स्टूडेंट है, कैसे आईएससी स्टूडेंट बन गया, तुम आईएससी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएगा वो स्कूल में जहां पे आईएससी बोर्ड एफिलेटेड है, राइट। तो सेम चीज यहां पे आती है, तुम अगर कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो देन यू बिकम अ कंपनी, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे क्या बोलो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। कंपनी 2013, कंपनीज एक्ट 2013 तो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कंपनीज एक्ट नहीं था, हाँ। वो कंपनीज एक्ट क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। तो वो 2013 में क्या हुआ, ड्रास्टिकली चेंज ला दिया, उसको पूरा का पूरा अमेंड कर दिया, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट नहीं किया, कंप्लीटली अमेंड कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते थे कंपनीज एक्ट 2013। अदरवाइज कंपनीज एक्ट जो एक्चुअली में बना था वो 1956 में बना था और तब से चला आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज है यहां पे। अब इसके बाद वाला डेफिनेशन देख, हम क्या बोले, एन एग्जिस्टिंग कंपनी, सपोज कर ले कोई कंपनी 2006 में बना था, तो अगर ऊपर वाले डेफिनेशन में हम लोग जाएं तब तो वो कंपनी होगा ही नहीं। तो अब क्या बोल रहा है दूसरा डेफिनेशन, एन एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी ही है, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होगा, एज पर द एक्ट हो गया। अब अपने बात करते हैं ऐसे नॉर्मली कंपनी का डेफिनेशन क्या, ये एक्ट वाइज डेफिनेशन हुआ, आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा रहे हो, दैट मींस यू आर अ कंपनी, राइट। अब अपने बात करेंगे एक्चुअली में कंपनी का डेफिनेशन क्या है। देख कंपनी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा, ऑब्वियस बात है कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ही होगा ना। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या हुआ, उसको सर्दी खांसी नहीं हो सकता, उसको बुखार नहीं हो सकता, राइट, वो क्लास एब्सेंट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कंपनी मतलब क्या हुआ, कंपनी मींस एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको कैसे क्रिएट करते हैं, एज पर द लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है पता है, वो लीगली डिफरेंट पर्सन है, लीगली अलग पर्सन है। कंपनी एंड कंपनी के ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस, राइट। तो ध्यान रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बेसिकली कंपनी मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कंपनी नहीं चला सकते हो।
जैसे प्रोप्राइटरशिप विदाउट रजिस्ट्रेशन चल सकता है, पार्टनरशिप विदाउट रजिस्ट्रेशन चल सकता है, लेकिन कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन रन ही नहीं कर सकते। मतलब इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या हुआ, ओनर एंड बिजनेस अलग होते हैं। ओनर कोई एक्ट करेगा तो वो अपना उस एक्ट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मुकेश अंबानी कुछ गलत काम किया तो उसके लिए क्या रिलायंस इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए इसके मुकेश अंबानी रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं, दोनों अलग है। अब बेसिकली आओ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ डिजिटल सिग्नेचर। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मुकेश अंबानी की डेथ होगी तो उसका बेटा आनंद अंबानी टेक ओवर कर लेगा, डेथ होगी तो कोई और टेक ओवर कर लेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू, राइट? परपेचुअल सक्सेशन एंड द डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या हुआ? देखिए आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो हमारी तुम्हारी तरह साइन तो नहीं कर सकता है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसकी साइनिंग अथॉरिटी चाहिए, जिसको पहले कॉमन सील बोला जाता था, आज के टाइम पे उसको डिजिटली साइन किया जाता है, तो डिजिटली सिग्नेचर बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन, वो पढ़ के रख लेना। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी मतलब क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको तुमको रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कहां पे कराओगे? जैसे तुमको सीए फॉर्म, सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन कर सकता है, यहां पे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जिसके पास रजिस्टर्ड करवाओगे उसको बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आप रजिस्टर कराओगे तो रजिस्टर जब कराओगे तो वो तुमसे पूछेगा कि आपको क्या स्टेटस क्या चाहिए। तुम लोग मेल आईडी, जीमेल आईडी ये सब बनाए हुए हैं, उसमें क्या करता है वो तुमको बोलता है क्या नाम चाहिए, तुम नाम देता है, तो नाम देता है तो हो सकता है वो नाम अवेलेबल नहीं हो, तो वो क्या बोलता है नॉट अवेलेबल, ये नाम में से कोई सेलेक्ट कर लो या कोई अपना दूसरा नाम बताओ। तो वही सेम चीज है, तुम जब कंपनी के लिए अप्लाई करेगा ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तो तुमको बोलेगा कि बताओ ये तुम नाम दोगे, वो अवेलेबल है तो अच्छी बात है, बोल देगा ओके, नहीं अवेलेबल है तो बोलेगा ये नाम तो अवेलेबल नहीं है, आप कुछ और सेलेक्ट कर लो, ये 5-6 नाम दे देगा। और तुमको उसमें से पसंद नहीं आया तो फिर दूसरा नाम दो, फिर वो सर्च करेगा, अगर होगा तो दे देगा, नहीं तो फिर वैसा ही सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। तो पहले नाम सेलेक्ट करेगा, अगर नाम समझ में आ गया तो फिर फर्दर डिटेल्स पूछेगा। फर्दर डिटेल्स में तुम उससे पूछेगा कि तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो, स्टेटस पूछेगा ना। सेम चीज यहाँ पे स्टेटस पूछेगा। स्टेटस क्या पूछेगा पता है? यहाँ पे स्टेटस पूछेगा कि तुमको पब्लिक कंपनी स्टेटस चाहिए कि प्राइवेट कंपनी स्टेटस चाहिए। तो तुम लोग बोलेगा सर पब्लिक प्राइवेट मतलब, नॉर्मल नाम से समझो, प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। और पब्लिक मतलब क्या हुआ? वो ग्रुप जो पब्लिक का है, कोई भी इंटरफेयर कर सकता है उसमें, ये एक डिफरेंस है। तो तुमको स्टेटस क्या चाहिए, तो तुमसे पूछेगा, तुम बोलेगा सर पब्लिक स्टेटस चाहिए या तुम बोलेगा प्राइवेट स्टेटस चाहिए। तो देख पब्लिक प्राइवेट स्टेटस के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट आ जाती है। तो तुम जैसे ही बोलेगा मेरे को पब्लिक स्टेटस चाहिए, तो वो बोलेगा देखो पब्लिक स्टेटस अगर तुमको चाहिए तो तुम्हारे पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 मेंबर लेके आओ तब तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर करेंगे। एंड उसके साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में। और अगर तुम बोल देता है प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है, तो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या हुआ? उस समय नंबर ऑफ मेंबर्स पे लिमिट है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए और मैक्सिमम 200। minimum number of members 2, maximum 200 in case of private company. In case of public company minimum number of members are 7 and maximum number of members are unlimited। ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड अगर तुम स्टेटस लेते हो तो सब चीज सही रहता है, मतलब सारा चीज ओके रहेगा, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन, तो वो तुमको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने के बाद तुम्हारा कंपनी रजिस्टर्ड हो चुका है। एंड अब तुम अपना कंपनी का नाम जब यूज करोगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करता है ना, जैसे तुम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा है ना, आईटीसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाली लिमिटेड लिखा रहता है। प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा, ठीक है। अब पब्लिक लिमिटेड जो रहती है उसमें क्या होगा, जिस कंपनी का पब्लिक स्टेटस है उसमें सिर्फ लिमिटेड रहेगा, प्राइवेट वर्ड नहीं रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा। तो ये तो एक जनरल फिनोमिना आपने समझे कि ऐसा होता है जब आप कंपनी रजिस्टर्ड कराओगे तो ये 2 स्टेटस मिल सकते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। एक नया कंसेप्ट जो 2013 कंपनीज एक्ट लेके आया, दैट इज ओपीसी। देखा अभी तक तुम लोग प्राइवेट कंपनी में क्या समझा, मिनिमम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी में क्या चाहिए, मिनिमम 7 लोग चाहिए, यानी एक सिंगल बंदा तो कंपनी बना ही नहीं सकता है, यानी उसको क्या करना होगा, प्रोप्राइटरशिप भी चलाना पड़ेगा। तो इन सच्चा केस क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 इस चीज को समझा और बोला ठीक है एक सिंगल बंदा भी कंपनी बना सकता है, तो वो लोग उसके लिए एक नया कंसेप्ट ला दिया। और नया कंसेप्ट क्या लाया देखो, ओपीसी।
वन पर्सन कंपनी, अगर कभी भी आप वन पर्सन कंपनी फॉर्म करते हो ना, जैसे अपने प्राइवेट वर्ड बोलेंगे ना, मेंशन करेंगे, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वन पर्सन कंपनी में क्या मेंशन करना पड़ता है, ओपीसी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे तो तुम लिखा, सपोज करो तुम्हारा कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ब्रैकेट में ओपीसी लिख दे या फिर कॉमा दे के ओपीसी लिख दे, तुमको बताना पड़ेगा ये वन पर्सन कंपनी है। ठीक है, तो ये मेंशन करना पड़ेगा। एंड वन पर्सन कंपनी मतलब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, मैक्सिमम, मिनिमम वन पर्सन है तो मैक्सिमम मिनिमम सब वन ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ था, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इज व्हाट, इसमें परपेचुअल सक्सेशन वायलेट हो रहा है। वन पर्सन कंपनी, तुम सिंगल ओनर है, तो अगर किसी का डेथ हो गया तो इन सच केस ओनरशिप किसकी रह जाएगी, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन कैसे होगा। तो इसमें बोलता है देखो तुमको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज कंपलसरी इन सच अ केस। अगर आप ओपीसी फॉर्म करते हो तो इसमें नॉमिनी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट ध्यान रखना। इट इज बेसिकली अ प्राइवेट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज कंपलसरी, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन अब ज्यादा नहीं कर रहे हैं, एक बस कंपनी क्या होता है ये समझ में आ गया ना। तो कंपनी दो तरीके का होता है ये भी समझ में आया। अब एक छोटा सा पार्ट और समझ लें। हम लोग जब कंपनी फॉर्म करते हैं तो कंपनी फॉर्म करते समय, सपोज करो मेरे को कंपनी फॉर्म करना, अपने सारे लोग मिलके एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। कंपनी फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। तुम लोग शायद ये सब बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स में पढ़ भी रहा होगा। एक वर्ड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है प्रकार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स नहीं है, अभी नहीं है, तब तो और अच्छे से याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया एबीसीडी तो याद होना चाहिए। चलो ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या हुआ, ये ब्लूप्रिंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है पूरी डिटेल रहती है, कैपिटल कितना होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगी, कितने लोग होंगे, क्या ऑफिस का एड्रेस होगा, सारी डिटेल्स जो रहती है उसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म हुआ है, ये सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में रहती है। द डॉक्यूमेंट इज नोन एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं अपने एक तरह से कंपनी का। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तुमको रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबमिट करेगा डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करेगा, फिर बोलेगा ठीक है ओके है रजिस्टर कर देते हैं, या बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं रजिस्टर करेंगे, रिजेक्ट कर देगा। ये झमेला रहेगा। किसको, हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा करेंगे ना, अगर मोदी जी अप्लाई करे तो, मोदी जी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अप्लाई करे कि मेरे को ये कंपनी रजिस्टर करना है, तो फिर वो करेगा ये सब नाटक, नहीं करेगा। पहला बात तो मोदी जी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है, बहुत ही लोअर लेवल, जो हायरार्की होता है ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही लोअर लेवल पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बैठा हुआ है। और वो जो मोदी जी है वो कहाँ पे बैठे हुए, एकदम टॉप में बैठे हुए हैं, बॉस है, सुप्रीम बॉस है। तो बॉस ऑर्डर पास करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि मेरी कंपनी को रजिस्टर कर दो। तो ध्यान रखना, अगर मोदी जी कंपनी फॉर्म करना चाहे, लेकिन अगेन एक क्वेश्चन आता है, वो अपने पर्सनल के लिए नहीं, पहली बात तो वो पीएम है, पर्सनल के लिए कंपनी फॉर्म कर ही नहीं सकते हैं, तो वो किसके लिए कंपनी फॉर्म करेंगे, देश के लिए, स्टेट के लिए, वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो अगर कभी भी कोई मतलब बेसिकली पीएम सीएम एटसेट्रा कोई भी कंपनी फॉर्म करता है, मतलब यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई कंपनी फॉर्म करता है फॉर द पब्लिक वेलफेयर, तो वो लोग बॉस है। बॉस क्या रिक्वेस्ट नहीं करता, बॉस ऑर्डर पास करता है। तो ऑर्डर पास कर देंगे कि देखो ये कंपनी फॉर्म कर दो, और ऑर्डर चला जाएगा इस कंपनी को रजिस्टर कर दो। उस समय रजिस्टर क्यों क्या किस लिए नहीं करेगा, सीधा रजिस्टर कर देगा। तो जब उस तरह की कंपनी फॉर्म की जाती है ना, तो वो लेकिन ऐसे नहीं पास होती। जैसे सपोज करो मोदी जी को कोई कंपनी फॉर्म करना है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो मोदी जी क्या करेंगे ना, पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोज कर लो हम लोग सब रूलिंग पार्टी में हैं, ठीक है, और तुम लोग ऑपोजिशन में हैं, तो हम लोग जैसे ही बोला हम लोग को लगता है ये कंपनी फॉर्म करना चाहिए, ये लोग सब तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और तुम लोग सब कोई अपोज करेगा। तो इन सच केस मेजोरिटी अगर अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया, अब वो नेक्स्ट कहां चला जाएगा, मतलब पार्लियामेंट मतलब क्या हो गया, लोकसभा, लोकसभा में अप्रूव हो गया तो कहां चला जाएगा, राज्यसभा, और राज्यसभा में अप्रूव हो गया तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, आप इसमें साइन कर दीजिए। और जैसे ही वो कर देगा, वो जो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, वो ड्राफ्ट था, अब वो क्या होगा,
एक्ट बन जाएगा। और एक्ट के थ्रू कोई भी कंपनी अगर फॉर्म होती है तो उस कंपनी को किस नाम से जाना जाता है, कौन बताएगा? जी बताइए, तुम सुमित। स्टेचुटरी कंपनी। कभी भी अगर कोई भी कंपनी फॉर्म होती है बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, तो स्टेट असेंबली अगर कोई भी कंपनी अपने फॉर्म करते हैं तो सच काइंड ऑफ कंपनी इज नोन एज स्टेचुटरी कंपनी। कोई एक नाम बता सकता है कोई? LIC स्टेचुटरी कंपनी है, और SBI स्टेचुटरी। इंडियन रेलवे। अब इसमें आज, अरे छोड़ो ये सबको छोड़ो, तुम लोग सीए इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? सीए इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? CMA इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? CMA भी एक इंस्टीट्यूट है सीए के तरह ही। तो ये तीनों क्या है? स्टेचुटरी कंपनी है। तुमका घर में कोई भाई बहन कोई पढ़ रहा होगा, सीए कर रहा होगा, उसका सिर्फ स्टडी मेट उठा के देखना, उसमें लिखा हुआ है, स्टडी मेट के एकदम कवर पेज में लिखा हुआ है, सेटअप बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक कंपनी है, बट कौन सा कंपनी है? स्टेचुटरी कंपनी है। ठीक है। सेबी, सेबी का नाम जानते हैं? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी है, स्टेचुटरी कंपनी है। RBI तो सभी को ही सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है ये? कंपनी है। और कौन सा कंपनी है ये? स्टेचुटरी कंपनी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना कि अगर बाय पासिंग स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली कोई कंपनी फॉर्म की जाती है, सच काइंड ऑफ कंपनी इज नोन एज द स्टेचुटरी कंपनी। ये जस्ट हम लोग नॉर्मल एक बैकग्राउंड क्रिएट किए हैं, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब हम लोग स्पेसिफिकली मूव ऑन करेंगे शेयर्स के केस में। देखो, अब अपने इसमें आओ, कंपनी अगर जब भी फॉर्म करते हैं तो सपोजिंगली हम लोग यहां पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। यू हैव रजिस्टर्ड in the name of ABC Limited with capital of rupees 20 lakh. You have registered in the name of ABC Limited with capital of rupees 20 lakhs divided into 2 lakh shares of rupees 10 each. अब देखो, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन समझते हैं। तुम सबसे पहले क्या किया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास गया, बोला हमको एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है और जिसका नाम होना चाहिए क्या? ABC लिमिटेड। चलो, तुम्हारा नाम अप्रूव्ड हो गया। तो नाम अप्रूव्ड होते ही वो तुमको बोला तुम्हारी कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, तो तुम बोला 20 लाख रुपए की कैपिटल। अब 20 लाख रुपए की कैपिटल किसकी है? कंपनी की है। तो कंपनी क्या करता है ना, ओनरशिप बेच सकता है। तो अब कंपनी क्या किया, 20 लाख रुपया का ओनरशिप जब बेचेगा तो किस तरीके से बेचेगा? तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये लोग क्या करते हैं ना, हमको जब पैसा पब्लिक से ही लेना है तो पब्लिक से लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में एक टुकड़ा हम जो रखा वो कितने का रखा? 10 रुपया का। तो टोटल ये 10 रुपया का टुकड़ा मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा? 20 लाख बनेगा। तो इन सच सर्कमस्टांसेस ऐसे कितने टुकड़े होंगे टू फॉर्म 20 लैक्स? 2 लाख टुकड़े होंगे। तो जो टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, उसी को इंग्लिश में अपने क्या बोल देते हैं? शेयर। तो ये जो पर्टिकुलर 10 रुपया जो तुमको दिख रहा है ना, इस 10 रुपये को हम क्या बोलते हैं? शेयर। एंड इस शेयर्स को मल्टीप्लाई करते करते क्या होगा? अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्म हो जाएगा। सपोज कर लो कि मेरे को क्या है ना, 20,000 रुपया चाहिए। तो लक्ष्य बोला सर 20,000 रुपये हम आपको दे देते हैं। तो हम बोला ठीक है, एक काम कर, तुम 2,000 हिस्सा ले ले।
हम इसको 2000 हिस्सा दे दिया। 2000 हिस्सा देने का मतलब क्या, एक हिस्सा की मेरी वैल्यू कितनी है, 10 रुपया, तो हम इसको क्या कहें, 2000 इंटू 10, 20,000 रुपया का वैल्यू दे दिया, ये मेरे को 20,000 रुपीज कैश में दे दिया। तो हम क्या किया, इसको 2000 हिस्सा बेचा ना, और ये बदले में मेरे को क्या दे दिया, 20,000 रुपया दे दिया। तो इसी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, इश्यू ऑफ शेयर्स। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इश्यू ऑफ शेयर्स है, और लेकिन लक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट है। लक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लक्ष्य मेरे कंपनी का ओनरशिप खरीद रहा है, क्यों, ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एन इन्वेस्टमेंट, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंड अरेंजमेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, ये जो 10 रुपया है वो शेयर्स हो गया, शेयर हो गया एक, और ये जो 20 लाख रुपया हो गया इसी शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज हुआ है। तो हम लोग जनरली इस 20 लाख रुपया को सिर्फ कैपिटल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। कंपनी का कैपिटल है ना, जैसे याद करो पार्टनरशिप जब तुम लोग करते हो तो तुम लोग क्या लिखते हो, पार्टनर्स कैपिटल, है ना। और प्रोप्राइटरशिप में क्या लिखते हो, कैपिटल लिखते हो, लेकिन यू कैन राइट प्रोप्राइटर्स कैपिटल। वैसे ही कंपनी के केस में शेयर्स के थ्रू ये कैपिटल फॉर्म होगा, इस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। अब इसमें शेयर कैपिटल जो है ना, इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ पार्ट्स में क्या होता है, देखो इसको समझते हैं। एक पार्ट जो शेयर का रहता है, जिसको हम लोग कैपिटल का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। एक पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। एक पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये ना हम लोग आज की क्लास में ना थोड़ा जनरल फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं कि क्या होता है कंपनी, कंपनी से रिलेटेड शेयर कैपिटल क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या पता है, देख हम यहां पे क्या लिखा है, यू हैव रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ दिस विद अ कैपिटल ऑफ 20 lakhs, रजिस्टर्ड हुआ है। मतलब इसका मतलब हुआ तुम मैक्सिमम 20 लाख रुपया का फंड अरेंज कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ तुम 20 लाख रुपया ही अरेंज कर सकता है। तो ज्यादा अरेंज करना हुआ तो ये रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो ऑल्टर करवाना पड़ेगा। ऑल्टर कैसे करवाएगा, फिर आरओसी को बोलेगा कि देखिए मेरा कैपिटल 20 लाख नहीं, इसको बढ़ा के 40 लाख कर दीजिए। तो बोलेगा ठीक है फी दीजिए, हम बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है बस। लेकिन उसको फिर अल्टर करवाना पड़ता है, वो तुम लोग को नहीं समझना है, तुम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस कैपिटल को क्या हमें रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकता हूं, बोल सकता है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल है ना आरओसी के पास। इसी कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है, इसी कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल बोला जाता है, इसी कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल बोला जाता है। ऑथराइज कैपिटल मतलब विच इज रजिस्टर्ड विद आरओसी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल रजिस्टर्ड विद आरओसी, अमाउंट ऑफ कैपिटल रजिस्टर्ड विथ आरओसी। आरओसी का मतलब हुआ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्टर्ड विथ आरओसी इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। हम लोग लिख नहीं रहे इज नोन एज, वो तो समझ में आ रहा ना, उसी के अंडर में लिख रहे हैं। और इसी ऑथराइज्ड कैपिटल को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम अभी बोला, नॉमिनल कैपिटल। अच्छा, इसी को एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा, अभी अभी हम बोला था रजिस्टर्ड कैपिटल। अच्छा, ये जो 2 लाख शेयर्स है, मेरे को तो दिख रहा है ना 20 लाख का कैपिटल मतलब क्या हुआ, रुपीज 20 लाख का कैपिटल मतलब 2 लाख शेयर्स, है ना, 10 रुपए इच का। तो क्या हम मार्केट में 3 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं, अभी अभी जो सिचुएशन है उसमें कर सकता है क्या, एज इफ सिचुएशन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को 2 लाख शेयर्स का ही ऑथराइजेशन मिला है, हम उससे ज्यादा इशू कैसे करेंगे। हाँ, उससे ज्यादा इशू करना है तो ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हम ऑल्ट्रेशन का बात नहीं कर रहे हैं, बोला एज इफ सिचुएशन में हम 2 लाख शेयर्स से ज्यादा इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या, मैं ये भी बोल सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशू टू द पब्लिक। यही तो मैक्सिमम शेयर्स है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशूड, मैक्सिमम नंबर
of shares that can be issued। ये सब बहुत ही फाइन फाइन पॉइंट विद समझाते हुए लिखवा दे रहे हैं। अगर तुम लोग ढंग से सारा करता है ना, इन सब के बाहर से कुछ भी नहीं पूछने वाला, कोई टेक्निकल कोई नॉन टेक्निकल कुछ नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ। एक ऑथराइज्ड मतलब क्या हुआ, मेरे पास कैपेबिलिटी है कि हम 2 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर सकता है, बट जरूरी है हम 2 लाख शेयर्स इशू करें। मेरे को अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू करके 10 लाख अरेंज करने का ही है, क्योंकि 1 लाख इंटू 10 10 लाख होगा। मेरे को 10 लाख ही चाहिए, तो हम 10 लाख ही, मतलब जो उतना ओनरशिप भी बेचेंगे जितना पैसा चाहिए, तो हम 1 लाख शेयर्स मार्केट में, क्या मतलब मार्केट में बेचा, राइट। तो मतलब बेसिकली ऑफर किया ना पब्लिक। इशूड कैपिटल मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक, राइट। उससे जो कैपिटल बनेगा उसी को तुम इशूड कैपिटल बोलोगे। नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज इशूड कैपिटल में लिख रहे हैं अपने, ऑफर्ड टू पब्लिक टू सब्सक्राइब। हम पब्लिक को ये बोलेंगे ना कि भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो मतलब खरीद लो, अब मेरे को पैसा दे दो, मेरा कैपिटल बन जाएगा। तो दैट इज नोन एज व्हाट। ये सपोज कर ले 2 लाख शेयर्स, तो मेरे को पता है ना ऑथराइज्ड है। यहां पे एक बार हम उस 2 लाख शेयर्स लिख भी दे रहे हैं, 2 लाख शेयर्स। अब बात करते हैं 2 लाख शेयर्स से ऑथराइज था, हम शेयर्स ऑफर कितना किया पब्लिक को। से फॉर एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं कि हम 1 लाख शेयर्स ही पब्लिक को ऑफर किया, तो देखो मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल जो था 2 लाख शेयर्स का था, लेकिन मेरा इशूड कैपिटल कितने का है, 1 लाख शेयर्स का है। लेकिन ये भी जरूरी है, हम तुम लोगों को बोला देखो हम 1 लाख शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, खरीद लो, 1 लाख खरीद लेगा। अब इसमें 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है। होगा क्या, सपोज कर लो मेरा कंपनी का वैल्यू तुम लोगों को इतना वर्दी लगता है, तो क्या किया ना कि पब्लिक जब अप्लाई किया, तो तुम लोग मेरे से पूछ पूछ के थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, तुम लोग तो पूरा वर्ल्ड से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो तुम लोग जब अप्लाई किया तो 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, बट हम तो जितना ऑफर किया उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता है। तो इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया ना। ये भी तो हो सकता था हम 1 लाख ऑफर किया और तुम लोग क्या किया, सिर्फ 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इसको क्या बोला जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर हम 1 लाख शेयर्स ऑफर किया, तुम 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, इसको बोला जाता है फुल सब्सक्रिप्शन, राइट। तो इसके बेसिस पे जो कैपिटल फॉर्म होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब शेयर्स सब्सक्राइब शेयर्स मतलब बेसिकली टेकन ओवर बाय द पब्लिक इज नोन एज अ सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल कैसे बनेगा, शेयर्स परचेज्ड बाय पब्लिक। पब्लिक जो शेयर्स परचेज करेगा उससे जो कैपिटल बनेगी उस कैपिटल को हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट ले रहे हैं, जिसको हम लोग अगर बोले तो उसको थ्योरेटिकली हम लोग फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग देखें तो जो फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन 3 तरीके का हो सकता है। नंबर 1 इज ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, तुम जो शेयर्स ऑफर किए थे और जो शेयर्स पब्लिक अप्लाई किया उसमें कौन सा ज्यादा है, शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन शेयर्स ऑफर्ड, है ना। ये हम ठीक लिख रहे हैं ना, ये भी बता देना, ठीक है ना। शेयर्स अप्लाइड ज्यादा है शेयर्स ऑफर्ड से, ठीक है, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो जा रहा है, सिचुएशन चेंज हो जा रही है। सिचुएशन क्या चेंज हो रही है, यही जो मैंने लिखा शेयर्स ऑफर्ड
इसमें क्या हो रहा है, शेयर्स अप्लाइड इज लेस देन शेयर्स ऑफर्ड, राइट। अंडर सब्सक्रिप्शन एक क्या होगा अपना, फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, शेयर्स ऑफर्ड इक्वल टू शेयर्स अप्लाइड। हम एसओ लिख दे रहे हैं, शेयर्स ऑफर्ड इक्वल टू एसए दैट इज शेयर्स अप्लाइड। अच्छा अब एक चीज मेरे को बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे हर चीजों को ना छोटा छोटा चीज पहले से समझ के रखो। अगर तुम शेयर्स ओवर सब्सक्राइब किए हो, मतलब हम 1 लाख शेयर्स ऑफर किया और तुम 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो इन सच ए केस सिचुएशन क्या, किस तरीके से हम इसको डील करेगा इसके बारे में सोचो। हम दे तो 1 लाख शेयर्स ही सकता है, 5 लाख नहीं दे सकते, और तुम लोग मांग लियो मेरे से 5 लाख शेयर्स, तो हम क्या करें। हम या तो सबको खुश करें या किसी किसी लोग को नाखुश कर दे। सबको खुश करने का मतलब क्या हुआ कि लक्ष्य मेरे से 1000 शेयर्स मांगा था, हम इसको 200 शेयर्स पकड़ा दिए। सबको जो जो जितना जितना मांगा था ना, उसमें कुछ ना कुछ कम कम शेयर्स पकड़ा दिया। एंड दिस एक्टिविटी इज नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट एक्टिविटी को बोला था, मतलब जो जितना शेयर्स मांग रहा है उसको उतना शेयर्स नहीं दिया जा रहा है, कम शेयर्स दिया जा रहा है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, हम या तो ये करें कि प्रो राटा अलॉटमेंट करके खत्म कर दे, या फिर हम क्या करें, जो भी एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको रिफंड कर दें, या फिर हम मिक्सचर कर दें, कुछ प्रोराटा कर दे कुछ रिफंड कर दे। वो हम बेसिकली कुछ से मतलब क्या होगा ना, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, मतलब बेसिकली एडहॉक बेसिस पे करेगा। अदर्स का रिजेक्ट मार दिया पूरा, ठीक है। और सुमित अप्लाई किया, वो 5000 शेयर्स के अप्लाई किया था, उसको 1000 शेयर्स दे दिया। अंशिका अप्लाई की थी 500 शेयर्स के लिए, इसको 100 शेयर्स दे दिया। और ये एक्चुअली में होता है, जब आईपीओ ऐसा लगाते हैं ना, तो ये सब होता है। कुछ को पूरा रिजेक्ट मार देता है, कुछ को प्रो राटा अलॉट कर देता है, कुछ को 100% अलॉट कर देता है, तो मिक्सचर किया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब प्रो राटा होगा तभी ना पॉसिबल है। तो प्रो राटा के केस में सिचुएशन क्या क्या अराइज हो सकती है, तो प्रो राटा के केस में सिचुएशन क्या होगी, देखो सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। प्रो राटा हो सकता है, प्रो राटा अलॉटमेंट हो सकता है, रिफंड किया जा सकता है, या फिर रिफंड प्लस प्रो राटा हो सकता है। समझना, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछना। तो ये तीनों सिचुएशन अराइज हो सकती है ना। फुल सब्सक्रिप्शन में कोई सिचुएशन है क्या, पूरा ही देना पड़ेगा। तुम जितना हम ऑफर किए थे तुम पूरा मांग लियो, पूरा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्लॉज है उसमें क्या हो सकता है। तो भी तो पूरा ही देना पड़ेगा। हम 1 लाख शेयर्स ऑफर किया, तुम लोग 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मतलब हमको तो पूरा 90,000 देना पड़ेगा। कोई प्रोराटा नहीं, कोई रिफंड नहीं, पूरा पूरा अलॉटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं अराइज होगी। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में एक प्रॉब्लम आती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या होता है आदर्श में, तुम बोलने जा रहा था, कोई और बोलने जा रहा था, तुम बता रहा था, बता। नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, पहला इन्वर्ट हो जाए। रिफंड कितना दिन में, चलो हम बता 15 डेज में, गुड। और कुछ अगर 15 डेज के बियॉन्ड कर दिए तो कोई बात नहीं, चल हम बता रहे। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना ऑफर किए थे उससे कम अप्लाई हुआ, कोई बात नहीं, इतना कम अप्लाई हुआ। अगर लेस देन 90% हो गया ना, तो पूरा का, क्योंकि कंपनीज एक्ट में क्या होता है ना, सेबी आ जाता है, कंपनीज एक्ट आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाता है, बोलता है भाई पब्लिक का पैसा लग रहा है। अब सपोज के लिए हम लोग कंपनी फॉर्म किए पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, पब्लिक से पैसा अरेंज कर लिए, उसके बाद पैसा इंजॉय कर रहे हैं और बता दिए नुकसान हो गया, फॉल्स बना के दिखा दिए, तो इसमें नुकसान किसका हुआ, पब्लिक का ना। तो इन सब के लिए ना सेबी अपना स्कैनर लगा देता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो बेसिकली चेक करता रहता है लोग कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये लोग सबसे पहला तो यही स्कैनर डाल दिया, मतलब भाई देखो, अगर तुम कोई कंपनी चलाना चाहते हो और तुमको कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपया का, और तुम्हारे पास 90,000 आया, फिर भी हम समझते हैं तुम चला लोगे। तुम्हारे पास 70,000 रुपया है, 60,000 रुपया है, 50,000 रुपया, तुम कहां से चला लोगे, कंपनी डुबा दोगे। कंपनी डुबा दोगे तो पैसा डूबेगा।
पैसा डूबेगा तो तुम्हारा पैसा डूब रहा है, अगर तुम्हारा डूब रहा है तो प्रोप्राइटरशिप चलाओ ना, डुबाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट पब्लिक का पैसा नहीं डुबा सकते। तो यहाँ पे क्लॉज ही डाल दिया 90% मिनिमम आना चाहिए, अगर 90% से कम हुआ तो मत रखना पैसा पब्लिक का, वापस दे दो, पब्लिक का पैसा वापस कर दो। और पब्लिक का पैसा जब वापस करोगे कितने दिन में वापस करो, जब ये ऑफर निकलता है ना, तो ऑफर का एक ओपनिंग डेट भी होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू से 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर। अब हर्षित जो था उसका कंपनी जो था वो सपोज के लिए 25 दिन लगा दिया पैसा लौटाने में, तो क्या बोलता है पोस्ट 15 डेज जैसे ही करोगे ना 15% इंटरेस्ट के साथ वापस कर, 15% पर एनम का इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो क्या क्या क्लॉज है, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो चेक करना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है क्या, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटिंग कर देना। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है तो इंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिफंडेड विद इन कितना दिन, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू। पोस्ट 15 डेज अगर रिफंड करोगे तो 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपने आओ यहां पे चेक फॉर, इसके लिए क्या चीज चेक करेंगे अपने, फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करोगे, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अब हम लोग यहां पे समझ ले रहे हैं ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो वैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हम लोग समझे ना कि 90%, ये तो सेबी का बोला हुआ बात है, और सेबी और कंपनीज एक्ट में क्या डिफरेंस है पता है, देखो ये सब चीज जो हम लोग बोल रहे हैं सेबीज और कंपनीज एक्ट में क्या डिफरेंस है, सर तुमसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बट नॉलेज का चीज है। कंपनीज एक्ट क्या होता है पता है, कंपनीज एक्ट बेसिकली क्या है, तुम्हारा स्टडी मेट है, और सेबी क्या है, हम है, सब समझा। कंपनीज एक्ट लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, हार्ड कॉपी भी हो सकता है। और सेबी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो चीजों को देखता है प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझाता है, वो है सेबी। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, आर्टिफिशियल पर्सन है। और कंपनीज एक्ट क्या है, पेपर है, पेपर फॉर्म है और कुछ नहीं है, रूल्स है, लिखा हुआ रूल्स है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे फॉलो होना चाहिए, वो कौन देखता है, सेबी देखता है। ठीक है, तो बेसिकली मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहां पे नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल डेफिनेशन होता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन अ कंपनी स्मूथली, दैट इज मींस मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मिनिमम कैपिटल required to run a company effectively and smoothly। किसी भी कंपनी को इफेक्टिवली एंड स्मूथली चलाने के लिए जो मिनिमम कैपिटल चाहिए, दैट मिनिमम कैपिटल इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये हमारा जनरल डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग ये सेबी के अकॉर्डिंगली चले जाएंगे, एज पर सेबी, एज पर सेबी ये क्या है, इट इज 90% of shares offered to public। सेबी के अकॉर्डिंगली 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर टू पब्लिक है। हम 1 लाख शेयर्स अगर पब्लिक को ऑफर किए तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90,000 शेयर्स। 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर 89,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया तो क्या करोगे, पूरा प्रोसेस मतलब पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देना। इफ नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव मतलब व्हाट नॉट रिसीव्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिफंड entire money within 15 days from
डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू। रिफंड पोस्ट 15 days। 15 डेज के बाद अगर रिफंड करते हो तो इन सच केस क्या होगा, 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना। रिफंड विथ 15% पर एनम इंटरेस्ट। तो ये है पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन। यानी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्योरी में। अब नेक्स्ट आओ, ये पार्ट हम लोग क्या समझे, देखो कि कैपिटल जो होगी हम लोग 3 पार्ट की होगी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये तो हम लोग कैपिटल पोर्शन समझ लिए, जिसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि ये जो शेयर्स इशू करेंगे उसका मोड कैसा होगा, मोड ऑफ प्लेसमेंट क्या होगा। प्लेसमेंट मतलब शेयर्स ऑफर कैसे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ प्लेसमेंट। तो मोड ऑफ प्लेसमेंट बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है पब्लिक ऑफरिंग, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या होता है ना, हम अब पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक मतलब कोई भी XYZ आओ मेरे को पैसा दो, शेयर्स लेके चले जाओ, दैट इज नोन एज द पब्लिक ऑफरिंग। और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, हम हर किसी को नहीं देंगे, हम अपने नॉन पीपल को ही देंगे। मतलब क्या हुआ कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अब तुम लोग बोलेगा सर शेयर होल्डर्स किसको बोलते हैं। एक शेयर होल्डर्स मतलब क्या हुआ, जो कंपनी का ओनरशिप खरीद रहा है, वो नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा है ना। जैसे यहाँ पे मैंने से 20,000 रुपया देके शेयर्स खरीदा था, तो हम इसको कितना हिस्सा दिया था, 2,000 शेयर्स, 10 रुपए ईच का। तो ये मेरा 2,000 शेयर्स के लिए क्या हो गया, ओनर बन गया। 2,000 शेयर्स के प्रोपोर्शनल पार्ट से ओनर बन गया, तो इसके पास ओनरशिप है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, शेयर होल्डर, राइट। और मेरा कंपनी का जो कैपिटल होगा उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। तो ये शेयर होल्डर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शेयर होल्डर है, हम इसको इशू किया, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ऐसा तुम लोग सब भी सब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। तुम लोग मतलब तुम लोग एग्जिस्टिंग नहीं है, इस रो वाले लोग सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। तो अब मेरा कंपनी क्या किया ना, सबसे फर्स्ट टाइम पब्लिक को, जब भी कोई कंपनी शेयर्स ऑफर करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। आईपीओ नाम आई थिंक सबको ही सुना होगा, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम पब्लिक को अगर कोई कंपनी अपना शेयर्स ऑफर करता है, द एक्टिविटी इज नोन एज द IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कर दिया, अब फिर से पैसा चाहिए तो फिर से पब्लिक ऑफर कर रहे हैं, तो फिर से पब्लिक को ऑफर कर रहा है, तो सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफरिंग हुआ ना। सेकंड बार कर रहे हैं तो सेकंड ऑफरिंग, थर्ड बार कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंट ऑफरिंग। तो ये सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफरिंग जो भी होती है उसको FPO बोला जाता है, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, ठीक है, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, जब हम सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफरिंग कर रहे हैं उस समय ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। फर्स्ट टाइम ऑफर किया, ये लोग सब कोई सब्सक्राइब किए, तुम लोग नहीं किया था। अब सेकंड टाइम जब ऑफर कर रहा है तो ये लोग एग्जिस्टिंग है, अब तुम लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मेरा नोन पीपल कौन है, ये लोग। तो ये लोगों को हम क्या करते हैं ना, राइट शेयर्स इशू करता है। ये राइट शेयर्स तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हम राइट शेयर्स इशू करेगा। राइट्स मतलब क्या होता है, हक। हक मतलब क्या हो, मेरा कंपनी बहुत बड़ा बन चुका है, सब चाहते हैं मेरी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन जब मेरा कंपनी इनिशियली आया था ना तो कंपनी छोटा था, उस समय कौन इंटरेस्ट दिखाया, ये लोग। तो ये लोग का कुछ तो हक बनता है ना, कंपनी बड़ा बन गया तो कुछ बेनिफिट मिले। अब कंपनी अपने शेयर्स को 5,000 रुपया पर शेयर में ऑफर कर रहा है पब्लिक को, और तुम लोग मरे जा रहा है शेयर्स खरीदने के लिए। ये लोग भी सोच रहा और इन्वेस्ट कर दे, तो हम 5,000 रुपया में इशू करा तो तुम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्या। प्रखर बोलेगा हाँ सर मिलना चाहिए, तो हम प्रखर के पास ऑलरेडी एक लेटर ऑफ ऑफर भेज दिया। प्रखर के पास 5,000 शेयर्स ऑलरेडी है, तो हम प्रखर को वो भेजा कि सिंस आप मेरे साथ इनिशियल लेवल से जुड़े हुए हो, तो कंपनी आपकी लॉयल्टी को देखते हुए आपके हर एक शेयर्स के ऊपर 2 शेयर्स ऑफर करता है। मतलब इसके पास एक शेयर है, हम इसको हर एक शेयर के ऊपर 2 शेयर्स ऑफर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो, 5,000 शेयर्स है, इसको हम कितना शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, 10,000 शेयर्स। और मार्केट प्राइस जिसका 5,000 रुपया है, हम आपको 3,000 में ऑफर कर रहे हैं। तेरे लिए तो बेनिफिट है। तो तुम बेनिफिट क्या पता है, तुम मेरे से 3,000 में ले ले,
और 5,000 में उसको बेच दे, वो आदित्य लेने के लिए बैठा है, तुमको तो बैठे बैठे बेनिफिट हो रहा है। किस चीज के लिए तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि तुम इनिशियल लेवल में कंपनी का साथ दिया था, बुरे समय में कंपनी का साथ दिया, तो अब अच्छे समय में कंपनी तुमको उसका लॉयल्टी का बेनिफिट दे रहा है। दिस इज द थिंग, दिस इज कॉल्ड राइट शेयर्स। और ये इनको जो शेयर्स दिया जाएगा इसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है ना, उसमें एक डॉक्यूमेंट इशू होता है, और पब्लिक प्लेसमेंट होता है उसमें भी एक डॉक्यूमेंट इशू होता है। तो पब्लिक ऑफरिंग में जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, स्कूल्स में भी तो मिलता है ना। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? सारी डिटेल्स होती है, तो इसमें भी सारी डिटेल्स रहेगी। ठीक है, कंपनी की, कंपनी के बारे में, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी कितना कैपिटल होल्ड करता है, सारी डिटेल्स रहेगी। और तुम लोग को अगर हम शेयर्स ऑफर करेगा तो तुम लोग को डिटेल्स चाहिए क्या? तुम लोग तो पहले से कंपनी को जानता है, तो तुम लोग को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भेज देंगे। उसको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट्स इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बदले एक छोटा सा स्टेटमेंट, देखो तुम्हारा कंपनी इतना ग्रो कर गया है, पहले का इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे पास है, हम खाली इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, तुम्हारी कंपनी इतनी ग्रो कर गई है, और तुम लोग को क्या देंगे, इनिशियल लेवल में इतना था, ऐसा ऐसा ये हुआ, सारी डिटेल्स भेजेंगे। तो तुम लोग से पैसा भी तो ज्यादा ले रहे हैं, तुम लोग से 5,000 रुपया ले रहे हो, लोग से कितना ले रहे हैं, 3,000 रुपया ले रहे हैं। तो ये सब डिफरेंसेस है। तो मोड ऑफ प्लेसमेंट दो तरीके का होगा, वन इज पब्लिक ऑफरिंग एंड सेकेंड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो चलो लिख लो नेक्स्ट पार्ट, मोड ऑफ प्लेसमेंट वन इज पब्लिक ऑफरिंग। अब पब्लिक ऑफरिंग जब भी आप करोगे तो इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाया प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम लोग ऑफर करेंगे, और फर्स्ट टाइम जो ऑफर होता है उस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? आईपीओ। एंड सेकेंड टाइम जो होता है एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फॉलो अप पब्लिक ऑफर। ये एफपीओ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफरिंग होती है, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट। नंबर 2, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट करते समय हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये सब थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो मोड ऑफ प्लेसमेंट इज दिस, पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट। फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी तुम लोग समझ चुके हो। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज इश्यू प्राइस। हम जो शेयर्स इशू करते हैं, ऑफर करते हैं, पब्लिक को बेचते हैं, हम सपोज करो मेरा जो प्रोडक्ट है, हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड कितने में करवाया था? 10 रुपए में। एक शेयर की बात करते हैं, 10 रुपए में रजिस्टर कराया था। 10 रुपया तो एक फेस वैल्यू है, उसको फेस वैल्यू बोला जाता है। फेस वैल्यू मतलब उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो रजिस्टर्ड है, मतलब 10 रुपया का प्रोडक्ट है, बट मेरा कंपनी का बहुत नाम हो रखा है, तो हम प्रीमियम चार्ज करें। जो एप्पल है वो आईफोन का प्रीमियम वैल्यू चार्ज करता है ना, क्यों चार्ज करता है? ब्रांड वैल्यू, राइट? यही है ना। तो बेसिकली वही चीज है, मेरे कंपनी का बहुत नाम है, तो हम जब शेयर्स बेच रहे हैं तो हम भी प्रीमियम लेंगे उसके लिए। तो प्रीमियम लेंगे मतलब 10 रुपया का प्रोडक्ट तुमको 10 रुपया में नहीं बेचेंगे, हम 25 रुपया में बेच रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ज्यादा में बिकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में 1 रुपया का शेयर 1000 रुपया में बिकता है। हम लोग यहाँ पे सम्स करते समय ऐसा प्रीमियम नहीं लेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। 1 रुपया का फेस वैल्यू है और कंपनी उसको ऑफर कर रहा है 1000 रुपया में।
ठीक है, तो उसमें मत जाओ। अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आता है 10 रुपए का प्रोडक्ट हम 15 रुपए में इशू कर रहे हैं, 5 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं, तो इसको बेसिकली क्या प्रीमियम ही तो बोलेंगे, ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, शेयर्स हम लोग क्या प्राइस पे इशू कर रहे हैं, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। अगर शेयर्स को इशू किया जाता है तो इस प्राइस को क्या बोला जाता है, इशू एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, मेरा कंपनी नॉर्मल कंपनी है, 10 रुपए में ही दे दे रहे प्रोडक्ट, तो इसको क्या बोला जाता है, इशू एट पार, PAR। ठीक है, और अगर मेरा कंपनी अच्छा कंपनी नहीं है, उतना नॉर्मली चल रहा है, तो हम लोग सोचे चलो कम प्राइस पे इशू कर, तो 10 रुपये का शेयर 7 रुपये में इशू कर देते, तो बोला जाता है इशू एट डिस्काउंट। बट एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी बोलता है, देख कंपनीज एक्ट बोलता है कि देखो तुम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, लालच दे रहे हो पब्लिक को पैसा इकट्ठा करने के लिए, तुम गड़बड़ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो, मतलब डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, क्योंकि तुम डिस्काउंट में तो तुम बोलोगे ठीक है 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपया दे दो, और फिर तुम 4 रुपया लेके, तुम तो 4 रुपया उसको लालच दे दिए, वो तो लालच में आके 4 रुपया दे दिया तुमको, और फिर तुम 4 रुपया लेके चंपत हो गए, नुकसान दिखा दिया, लॉस हो गया, तो नुकसान तो तुम्हारा तो हुआ ही नहीं, नुकसान तो सामने वाले का हुआ, तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो आप, डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं इशू कर सकते। ठीक है, ये कैटेगरी होता है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी पे डिस्काउंट दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इशू प्राइस 3 तरीके का हो सकता है। एक होगा पर शेयर वैल्यू रजिस्टर्ड विथ ROC is termed as फेस वैल्यू। इस वर्ड पे ध्यान देना, फेस वैल्यू जो होता है वो कौन सी वैल्यू है, पर शेयर वैल्यू रजिस्टर्ड विथ ROC इज टर्म्ड एज फेस वैल्यू। और इशू प्राइस मतलब क्या हुआ, जिस प्राइस पे मार्केट में शेयर्स बेच रहे हो, प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड। इशू प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे शेयर्स ऑफर कर रहे हो, और फेस वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो ROC के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, ROC के पास जो रजिस्टर्ड वैल्यू वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन इशू प्राइस तो चेंज हो सकता है, तुम ज्यादा में कर दिया, कम पे कर दिया, सेम पे कर दिया, चेंज हो सकता है। तो अगर तुम अबव फेस वैल्यू इशू करता है, ये इशू प्राइस जो है, ये इशू प्राइस अबव फेस वैल्यू है, अबव फेस वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम। अगर यही पार्ट बिलो फेस वैल्यू है, तो इसको क्या बोलते हैं, इशू एट डिस्काउंट। तुम्हें तो रेडी रहना, तुमसे क्वेश्चन थ्रो करने वाले तुम्हारे ऊपर हम। एट फेस वैल्यू इशू करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट पार। तो तेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम बोला ना, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, नेम दैट कैटेगरी। ये जो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कौन सा शेयर्स, हम बोला नहीं कर सकता है, लेकिन हम साथ साथ ये भी बोला कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, तो वो कैटेगरी क्या है, कोई बताएगा। प्रखर पढ़ चुका है ना स्कूल में, यस पढ़ चुका है, बता। अरे शेयर्स का बात करें, डिवेंचर में पहुंच गया, बता। वो डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम पे इशू करना, दैट इज डिस्काउंट, वो फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं होता। तो वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो डिस्काउंट नहीं है, कंपनीज एक्ट की तरफ से वो डिस्काउंट नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स बोल के एक शेयर्स होता है, ओनली दैट शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, और कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिख के रख लो, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट।
ये कैटेगरी पे पहले तो क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकता है, तुम लोग भी क्रॉस करके रख दो, ठीक है। मतलब शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। बताएगा, 2 मिनट रुक, सब बताएगा। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। इक्विटी शेयर्स भी बताएगा भी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है, बताएगा। 2 मिनट रुक जा। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। ध्यान रखना कि सिर्फ एंड सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। एंड क्या होता है ना, हम लोग क्या बात की, कंपनीज एक्ट एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है ये सेबी देखता है। तो कंपनीज एक्ट जो होगा, जैसे हम तुमको स्टडी मेट दिया तो हम तुमको बोला पेज नंबर 1 में चले जाओ, तो तुम लोग इजीली पेज नंबर 1 में चला गया ना। अभी नहीं, जब डेफिनेशन के लिए हम पढ़ने जा रहा था अपने, है ना, हम लोग बोलते चलो ये सम करते हैं, पेज नंबर 36, तुम लोग आराम से चला जाता है। तो सेम चीज यहां है ना, कंपनीज एक्ट भी क्या बोलता है ना कि हर चीजों को, जैसे डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं इशू कर सकते हो, तो यस बोलेगा सर कहां पे लिखा हुआ है ये बताइए, तो हम बोलेगा देख कंपनीज एक्ट का सेक्शन 52 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सच केस क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52 में जाना पड़ेगा। वैसे शायद 52 चेक कर, हम भी हो सकता है गलत। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां पे कंपनीज एक्ट के कोई भी एक्ट होता है ना, कोई भी लॉ होता है, उसमें पेज नंबर्स नहीं होते हैं, उसमें सेक्शन नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। तो सेक्शन 52 बोलेगा नहीं, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां पे ये ब्रैकेट में ये भी लिख ले, यहां पे डिस्काउंट वाले कैटेगरी के पास में सेक्शन 53, और ऑब्वियस बात है सेक्शन किसका है, कंपनीज एक्ट का है। तो ये बस इतना सा ध्यान रखना, एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ओनली एंड ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। और भी थोड़ा प्रोविजन है, वो तुम्हारे काम का नहीं है कि पेनल्टी कितना इंपोज हो जाएगा, क्या होगा, मेहमान नवाजी होगा कि नहीं होगा। मेहमान नवाजी मतलब पुलिस लॉकअप में ले जाएगा और तुमको खाना पीना खिलाएगा, खाना पीना मतलब मोटे मोटे डंडे से मारेगा। अच्छा नेक्स्ट आओ, ये तो हो गया सेक्शन 53। एंड इशूड एट प्रीमियम में क्या होता है ना, ज्यादा पैसा ले रहे हैं ना, तो ज्यादा पैसा को कहां यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी बताता है। और वो कौन बताता है, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि जो प्रीमियम एक्स्ट्रा आएगा उसको कहां कहां यूज कर सकता है। तो ये अभी कहां कहां यूज कर सकता है अभी नहीं समझेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आया ना सबको। अब अपने एक छोटा सा पार्ट और समझते हैं, फिर छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, फिर तुम लोग को छुट्टी दे देंगे। तो चलो नेक्स्ट आओ, ये हम लोग इतना देर से शेयर शेयर की बात कर रहे हैं, ये शेयर बेसिकली क्या हुआ, कैपिटल का सबसे छोटा डिनोमिनेशन जो होता है ना, ओनरशिप का जो हिस्सा होता है, इससे कोई तो इंग्लिश में अपने शेयर बोलते हैं ना, हिस्सा जो होता है उसी को तो शेयर बोलते हैं, तो हिस्सेदारी जो है उसी को तो शेयर बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये है क्या, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल इज बेसिकली टर्म्ड एज व्हाट, इसको अपने शेयर बोलते हैं। और ये शेयर जो होता है ना, कंपनी तुमको 2 तरीके से इशू करता है। अब तुम मेरे पास कोई प्रोडक्ट खरीदने आया, तो हम तुमको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम बोला देखो ये एक कैलकुलेटर है जो कैसियो का भी कैलकुलेटर है, और ये एक कैलकुलेटर है जो सिटीजन का भी कैलकुलेटर। तो तुम बोलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, हम बोलेगा कैसियो का कैलकुलेटर 500 रुपया का है और सिटीजन का कैलकुलेटर 100 रुपया का है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, काम तो एक ही करेगा, पर डिफरेंस है इसकी लास्टिंग ज़्यादा होगी, परफेक्शन ज़्यादा होगा, और उसमें क्या होगा, हो सकता है कुछ दिन में खराब हो जाए, ये हो सकता है 2-3 बार गिरेगा तो भी टूटेगा नहीं, वो एक बार गिरते ही टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट में सुपीरियर और इंफीरियर क्वालिटी का डिफरेंस है।
ठीक है, फीचर्स का डिफरेंस है। सेम चीज यहाँ पे क्या आता है ना, तुम जब मेरे से ओनरशिप लेने आया ना, तो हम तुमको बोला देख ओनरशिप हम दो तरीके की दे रहे हैं, एक प्योर ओनरशिप दे रहे हैं और एक मिक्स्ड ओनरशिप दे रहे हैं। तो तुम बोला ठीक है, प्योर ओनरशिप क्या है? तो बोले देख प्योर ओनरशिप मतलब क्या हुआ, तुम जो भी लोग ये प्योर ओनरशिप लेगा उनका इक्वल राइट्स रहेगा, इक्वल हक रहेगा। तो हम बोला ठीक है, इक्वल हक रहेगा मतलब उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? हम बोला इक्वल हक रहेगा तो उसका नाम इक्विटी शेयर्स है। इक्वल रिलेट कर रहे हैं, इक्वल ओनरशिप मतलब तुम्हारे पास जितने शेयर, सपोज करो तुम सबके पास 2-2 हजार शेयर्स है, तो तुम्हारा कंपनी के ऊपर इक्वल हक बनता है, दैट इज इक्वल ओनरशिप मतलब इक्विटी शेयर्स। एंड दूसरा क्या है, हम बोला दूसरा मिक्स्ड ओनरशिप दे रहे हैं। मिक्स्ड ओनरशिप मतलब क्या हुआ, तुम दो चीज इंजॉय करोगे, तुम एक फिक्स्ड प्रॉफिट का भी इंजॉय करोगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलेगा तुमको, एंड तुम ओनर भी कहलाओगे। तो ऐसा ओनरशिप दे रहे हैं। तो तुम बोला उसका मतलब, हम बोला उसका मतलब हम तुमको प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, तो इसलिए तुम हमको तुमको जो नाम दे रहे हैं उस कैपिटल का, ओनरशिप का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम देते रहे। तुम अगर प्रेफरेंस शेयर्स लोगे तो तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओगे, तुम इक्विटी शेयर्स लोगे तो तुम इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओगे। तो तुम मेरे से पूछा सर प्रेफरेंस क्या, प्रेफरेंस मिलेगा? हम बोला देख प्रेफरेंस ये मिलेगा कि अगर कंपनी बंद होता है तो तुम्हारा पैसा हम पहले लौटाएंगे। सपोज कर लो कि हंसिका के पास प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस शेयर्स ली और लक्ष्य लिया इक्विटी शेयर्स। अब कंपनी बंद हो रहा है, तो कंपनी बंद हो रहा है तो हम पहले किसका पैसा लौटाएं? पहले हम हंसिका का पैसा लौटाएंगे। मतलब पहला प्रेफरेंस ये, कंपनी जब बंद होगा तो हम तुम्हारा कैपिटल पहले लौटाएंगे ओवर इक्विटी शेयर्स, लक्ष्य को बाद में लौटाएंगे। अब लक्ष्य को लौटाते समय मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, तो लक्ष्य को नुकसान बेयर करना पड़ जाएगा। ये डिफरेंस है, उसका पहले पैसा लौटा देंगे। अब ये बोली और कोई प्रेफरेंस, हम बोले एकदम है ना प्रेफरेंस। वो प्रेफरेंस ये है कि हम तुमको फिक्स्ड डिविडेंड देंगे। फिक्स्ड डिविडेंड मतलब तुमको अभी फिक्स कर देंगे, तुम मेरे को 1 लाख रुपया दे रहे हैं ना, चलो तुमको फिक्स कर दिया, हर साल तुमको 10% डिविडेंड देंगे, मतलब 1 लाख का 10%, 10,000 रुपया तुमको देंगे। ठीक है, तो फिक्स कर दिया तो फिक्स डिविडेंड देंगे। बट इससे क्या होगा ना, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है, फिक्स डिविडेंड मतलब चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो डिविडेंड मिलेगा? नहीं। डिविडेंड का मतलब याद है, हम कई बार बोला हुआ है, नहीं तो अभी फिर बोल देता है। डिविडेंड का मतलब होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो वे प्रॉफिट होगा तब ना देंगे। लॉस के केस में प्रेफरेंस होल्डर्स को भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि डिविडेंड डिवाइड कर रहे हैं ना, प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं ना। तो हम बोला प्रॉफिट होगा तो हो सकता है हम लक्ष्य को पैसा नहीं दे, लेकिन तुमको तो हम 10% दे देंगे। लॉस हुआ तो दोनों को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये भी है इसका, तो ये तो एक्चुअल ओनर, तो प्योर ओनर तो यही है ना। तो सपोज कल कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसको तो हम 10% ही देंगे। 1 लाख का 10%, 10,000 देंगे सल्टा दिए, और इसको हम 25,000% डिविडेंड देंगे। होता है प्रैक्टिकल लाइफ में 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख% का डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन ये परसेंट जो होता है किसका निकलता है? 1 रुपया। अगर फेस वैल्यू 1 रुपया है, 10 रुपया फेस वैल्यू तो 10 रुपया। हम सपोज कर ले तेरे को 100% डिविडेंड दिया, और मेरा फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? 1 रुपया। तो तुमको 100% दिख रहा है, बट एक्चुअली में हम कितना दे रहे हैं? 1 रुपया का 100% दे रहा है, तो कितना दे रहा है? 1 रुपया तो डिविडेंड दे रहा है। तो ये सब चीज वेरी करता है। तो इसको तो हम पूरा पैसा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ओनर है एक्चुअल, उसको सिर्फ 10% ही देंगे। तो एक्चुअल प्योर फॉर्म ऑफ द ओनरशिप इज द इक्विटी शेयर्स, और ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ द ओनरशिप इज द प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन उसमें प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। तो यहां पे आ जाओ, दो तरीके के शेयर्स होंगे, वन इज इक्विटी शेयर्स एंड अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या हो गया? हैविंग इक्वल राइट्स, और इसी इक्वल से हम लोग इक्यू लेके इक्विटी शेयर्स बना दिए। हैविंग इक्वल राइट्स इन द कंपनी, कंपनी में इनका इक्वल हक होता है, दैट इज वाई इसको इक्विटी शेयर्स बोला जाता है। और ई क्यू से हम लोग इक्वल से ई क्यू लेके इक्विटी शेयर्स बनाए हैं। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स में देखो, प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है ना, तो प्रेफरेंस के चलते प्रेफरेंस वर्ड लेके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बना। तो यहां पे होता क्या है ना, हैविंग प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स
विथ रेस्पेक्ट टू, किस किस से रिलेटेड प्रेफरेंस रहता है? कैपिटल रीपेमेंट एंड दूसरा डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड पे करने में यहां पे प्रेफरेंस होता है, पहले इनको पैसा देंगे, कैपिटल रीपेमेंट होगा तो पहले इनको पैसा देंगे। तो ये पार्ट है, और इस तरीके के शेयर्स को प्रेफरेंसेस बोला जाता है। अगर तुम प्रेफरेंसेस होल्ड करते हो तो तुमको क्या बोला जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड अगर तुम इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो तो तुमको क्या बोला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बेसिक बेसिक थ्योरी तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अब एक छोटा सा एक सम लेते हैं, उसको समझते हैं क्या करते हैं, लेकिन उसके पहले भी एक छोटा सा पार्ट और समझना पड़ेगा, फिर सम में मूव करेंगे। शेयर्स कैन बी इश्यूड आप जो ये शेयर्स पब्लिक को दोगे वो कैसे दोगे? दो तरीका हो सकता है। पब्लिक से पैसा लेंगे और बोलेंगे शेयर्स ले जाओ, और पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे, मेरे को ऑलरेडी खुशी को कुछ पेमेंट करना था, तो हम खुशी को बोला खुशी तुम पैसा मत ले, कंपनी का शेयर्स ले ले। ये बोले नहीं नहीं मुझे तो कैश ही चाहिए, ठीक है कैश पे कर दिए। हम प्रखर को बोला प्रखर तुम पैसा मत ले, क्रेडिटर है मेरा, शेयर्स ले ले, तो बोला ठीक है सर शेयर्स दे दीजिए। तो इन सच्चे केस हम जो शेयर्स इश्यू किया उसके बदले क्या मेरे पास पैसा आया? नहीं आया। तो इसको क्या बोला जाएगा? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश कंसिडरेशन, राइट। तो शेयर्स कैन बी इशूड, एक होगा फॉर कैश कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? बदले में तुम क्या दे रहे हो। तो हम जो तुमको शेयर्स दे रहे हैं बदले में तुम क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो, दैट इज कैश कंसिडरेशन। एंड एक क्या होगा? अदर देन कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? हम तुमको जो शेयर्स दे रहे हैं बदले में तुम कुछ कैश नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरा क्रेडिटर्स तो कम हो जा रहा है ना, अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो बेसिकली ये दो कैटेगरीज है जिसमें हम लोग छोटा छोटा पार्ट समझते हैं कि कैश कंसिडरेशन में क्या हो सकता है। तुम शेयर्स कैसे इशू कर सकते हो? 10 रुपए का शेयर्स है ना, हम बोले ये पूरा 10 रुपए एक बार में तो शेयर्स ले लो, दैट इज बेसिकली क्या हुआ? शेयर्स को फुल्ली पेड इशू किया जा रहा है। फुल्ली पेड मतलब पूरा वैल्यू दे दो एक बार में और शेयर्स ले लो। और एक होता है इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे, हम बोलेगा देख अभी मेरे को 10 रुपया जो है ना उसका 3 रुपया ही देते, और उसके बाद तुम क्या करना, जब हम कंफर्म कर देंगे तुमको शेयर्स दे दिए हैं तो तुम मेरे को 4 रुपया और दे देना, और जो बैलेंस पार्ट बचेगा जब हम मांगेंगे तब दे देना। 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया ना। पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता है? एप्लीकेशन, तुम अप्लाई करोगे मेरे को। और दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होता है? अलॉटमेंट। एंड तीसरा इंस्टॉलमेंट को क्या बोला जाता है? कॉल। कॉल रहता है। अब अगर एक ही है तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, अगर दो है तो फर्स्ट कॉल हो जाएगा और सेकंड कॉल मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, तीन है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ? कैश कंसिडरेशन में जो हम शेयर्स इशू करते हैं तो एज फुल्ली पेड इशू कर सकते हैं, इन इंस्टॉलमेंट इशू कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में जब भी इशू करोगे तो पहला इंस्टॉलमेंट होगा एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा अलॉटमेंट, और तीसरा कॉल इसलिए बोलते हैं, देखो एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज तुम अप्लाई करते हो, एंड अलॉटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम तुमको शेयर्स अलॉट कर देते हैं, और कॉल इसलिए बोलते हैं हम जब मांगेंगे तब देना, तो जब हम कॉल करेंगे तब देना, तो कॉल। तीसरा इंस्टॉलमेंट इज कॉल। तो इंस्टॉलमेंट में जब भी करोगे तो ये 3 इंस्टॉलमेंट होगा, सीक्वेंस में चलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट ऑलवेज एप्लीकेशन रहेगा, सेकंड अलॉटमेंट, उसके बाद फर्दर कॉल्स। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं? राइट शेयर्स इशू कर सकते हैं। राइट शेयर्स अभी अभी बताया था ना, प्रखर को जो ऑफर किए थे, तो प्रखर से 5,000 रुपया नहीं ले रहे थे, 3,000 रुपया तो ले रहे थे,
ये भी तो कैश कंसिडरेशन में आएगा। राइट शेयर्स ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझेंगे नहीं, अपने खाली नाम के लिए समझ के रखना, क्योंकि ये लोग क्या करता है ना कि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी डाल देता है, कैश फ्लो में छोटा सा डाल देगा, खाली कैलकुलेशन डाल देगा। जैसे कैलकुलेशन कैसा डालेगा पता है, जैसे हम इसको बोला था ना तेरे पास हर एक शेयर पे हम 2 शेयर्स देंगे, तो पूछ लेगा प्रखर को कितना नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, बोल देगा प्रखर इज होल्डिंग 5000 शेयर्स एंड कंपनी इसको ऑफर किया हर एक शेयर पे 2 शेयर्स देंगे, तो कंपनी प्रखर को कितना राइट शेयर्स देगा, 10,000 शेयर्स। एकदम सिंपल बेसिक कैलकुलेशन डाल देगा। तो ये कैलकुलेशन डाला जा सकता है, राइट शेयर्स है। एक होता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फुल फॉर्म लिख लो, हम तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये भी सिलेबस में नहीं है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है ना, कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉय को रखना चाहता है और अच्छे एम्प्लॉय को रखने के लिए कंपनी क्या करता है, लालच देता है, उस लालच को बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेसिकली क्या होता है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या हुआ ना, दो चीज के लिए दिया जाता है, वन इज टू क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड दूसरा अच्छे एम्प्लॉयज को रखने के लिए। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे, कंपनी मार्केट में पब्लिक ऑफरिंग किया, पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी शेयर्स मार्केट में 5,000 रुपये में इशू कर रहा है, बहुत अच्छा कंपनी है, हर लोग चाह रहे ले ले, कंपनी का शेयर 500 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, अभी तक क्लोजिंग हुआ ही नहीं है अभी, तो सभी कोई लेना चाह रहा है, कंपनी का इंप्लॉइज भी तो इंसान है, वो भी तो चाहे मेरा पैसा बढ़ जाए, तो वो भी लेना चाह रहा है। कंपनी पहले ही इंप्लॉइज के पास भेज दिया कि सबके पास लेटर ऑफ ऑफर चला गया कि खुशी सिंस तुम कंपनी की इंप्लॉई हो, तुमको कंपनी 1000 शेयर दे रहा है, कई बार फ्री में दे देता है और कई बार बोलता है कि तुमको 10 रुपये में दे रहे हैं एक शेयर, और मार्केट में 5,000 में दे रहा है और इसको 10 रुपये में दे रहा है, लेकिन अब उसमें एक कंडीशन डाल देता है। अब क्या हुआ ना, खुशी क्या करेगी, 10 रुपये में मिल रहा है ले ली, और लेने के बाद क्या कि मार्केट में तो 5,000 में बिक रहा है, बेच दी, तो इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं रहेगा। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब क्या हो, तुम कंपनी के बारे में भी सोचेगा। अब सपोज कर ले तुम्हारे पास कंपनी का शेयर्स है, तो तुम क्या सोचेगा कि कंपनी डूब जाए, सोचेगा कंपनी ग्रो करे, तभी ना तुम्हारा शेयर्स वैल्यू ग्रो करेगा। और अगर तुम कंपनी का इंप्लॉई है तो तुम क्या करेगा, तुम्हारे पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है तो तुम और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, बोलेगा मेरे अच्छे काम करने से कंपनी ज्यादा ग्रो करेगा, और बगल में लक्ष्य काम नहीं कर रहा तो उसको भी डांटेगा अच्छे से काम कर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंप्लॉय में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है कि अरे हम भी तो ओनर है, कंपनी ग्रो करेगा तो मेरा पैसा भी तो ग्रो करेगा। तो ये सब चीजों के लिए कंपनी क्या करता है, अपने इंप्लॉइज को इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देता है। अब इसको हम जो शेयर दिया ना, 1000 शेयर्स 10 रुपये में दिया, जबकि मार्केट में वो 5,000 में दे रहे हैं, तो हम क्या कर दिया ना, लॉक इन पीरियड डाल दिया, उसी तुम 5 साल तक इसको बेच नहीं सकते। तब क्या हुआ, 5 साल तक इसको रखना पड़ेगा, और 5 साल तक रखना पड़ेगा तो क्या होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कंपनी के बारे में सोचेगी। और क्या हुआ ना, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है ना, अच्छे इंप्लॉयज को रखने के लिए दिया जाता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो ऑफरिंग के सामने दे दिया जाता है, और इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या किया जाता है ना, कि सपोज करो प्रखर, यश और मनीषा, ये मेरे को लग रहा है ये लोग तीनों तो बहुत अच्छा इंप्लॉइज है, लेकिन मेरे को ना HR डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सुना है, एक डिपार्टमेंट होता है, वो इंप्लॉइज के बारे में ही नॉलेज रखता है, किसको कब प्लेसमेंट देना है, किसका सैलरी देना है, किसको हाइक करना है सैलरी, किसको प्रमोट करना है, यही सब देखता रहता है। तो HR मैनेजर मेरे को आके बताया कि ये प्रखर और यश ना सर छोड़ने का सोच है, दूसरी कंपनी में जाने का सोच है, ये लोग अच्छा इंप्लॉई है, मेरे को रिटेन करना था, और ये नहीं सोच रही है। वैसे हम क्या किया, इन लोग को बुलाया, इन लोग का सैलरी 12 लाख रुपया पैकेज था साल का, तो दूसरा कंपनी इन लोग को 18 लाख ऑफर करा, तो हम बुलाया और बुला के डिस्कशन किया, बोला तुम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम लोग को एक काम करते, तुम्हारी सैलरी 12 लाख तो बहुत कम है, तुम लोग का सैलरी 24 लाख कर दे। पहला बात तो ये 18 लाख दूसरा कंपनी ऑफर कर, हम 24 लाख कर दिया। और उसके बाद हम क्या किया, हम ऑफर किया कि देख प्रखर एंड यस, तुम लोगों को ना हम कंपनी का 10,000 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं 10 रुपया में, और मार्केट प्राइस आज के दिन 2,500 रुपया चल रहा है, लेकिन देखो हम आज के दिन ऑफर कर रहे हैं तुमको, तुमको इसको दे नहीं रहे हैं, तुम कंपनी में 5 साल रहना, 5 साल रहने के बाद हम तुमको 10 रुपया में शेयर्स दे देंगे। लेकिन उस समय देख आज के दिन 2,500 रुपया चल रहा है मार्केट प्राइस, और कंपनी तो ग्रोइंग स्टेज में है, अच्छा काम कर रहा है, ग्रो करेगा ही, और तुम भी अच्छा काम करेगा तो और ग्रो करेगा,
तो इन सच केस ये शेयर प्राइस 5 साल बाद 2500 नहीं रहेगा, 25,000 हो जाएगा, लेकिन हम तो तुमको 10 रुपया में देंगे एक शेयर। तो सोच, तुमको 25,000 माइनस 10, तुमको 24,990 रुपए का फायदा होगा, और ऐसा हम तुमको कितना शेयर दे रहे हैं? 10,000 शेयर, 24 करोड़ के आसपास का अमाउंट है 5 साल में। मेरे को अपने पॉकेट से थोड़ी देना पड़ा, और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, तुमको पॉकेट से देना नहीं पड़ा, हम तुमको शेयर्स देगा, और उसके बदले क्या किया, तुमको अब लालच दे दिया, तुम रुक गया कंपनी में, लेकिन क्या हुआ ना, यस फिर भी नहीं रुका, प्रखर रुक गया इस लालच में, और यस सोचा चलो हम तो दूसरे कंपनी को ही ज्वाइन करेंगे, इन्वायरमेंट चेंज होगा, वो चला गया। लेकिन जो भी है, हम एक जन को तो रोक लिया अपने कंपनी में, तो 5 साल तक ये टिका रहेगा यहाँ पे, और 5 साल तक बहुत अच्छा इंप्लॉय है, मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। हम इसको 25 करोड़ देने का जो प्लान किया है ना, हो सकता है हमको दिख रहा है कि इससे हम 500 करोड़ डिराइव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। ऑब्वियस बात है, तुम लोग अगर पढ़ के सीए, सीएस, एमबीए वगैरह कुछ भी करके कहीं ज्वाइन करेगा, तो कंपनी जो तुमको सैलरी देगा वो तुम्हारे लिए नहीं दे रहा है, कंपनी अपने बेनिफिट के लिए दे रहा है तुमसे। वो क्या, तुम जितना तुमको दे रहा है उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स तुमसे डिराइव कर रहा होगा, तब तुमको देता है उतना अमाउंट। हर कंपनी यही करता है। अब वो टीम वर्क होता है, जरूरी नहीं है तुम्हारे से ही हो रहा है, पूरा टीम से वर्क हो रहा है, लेकिन ये होता है। तो अच्छे इंप्लॉय को रिटेन करने के लिए इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया है। ये थ्योरी इसलिए समझा देना, कभी हो सकता है थ्योरी तुम लोग से पूछ सकता है, करता है ये सब आईएससी खासकर करता है, ध्यान रखना। आईएससी क्या करता है ना, तुमको बोलेगा कि ठीक है सिलेबस में, बोलेगा थोड़ी, डाल देगा। अब छोटा सा एक पार्ट डाल दिया 2 नंबर का, डिफाइन ईएसओपी, तुम बोलेगा तो सिलेबस में ही नहीं था, क्या करें। लेकिन अब हम जो समझा दिए उससे थोड़ा बहुत तो तुम लोग लिख देगा ना, बस ये ध्यान रखना। तो ये पार्ट है, अपने कैश में इशू करते हैं। अदर देन कैश कंसीडरेशन में अगर हम लोग जाते हैं, तो इन सच सर्कमस्टांसेस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? क्रेडिटर्स को शेयर्स इशू कर सकते हैं, वेंडर्स को कर सकते हैं। वेंडर्स और क्रेडिटर्स काइंड ऑफ सेम थिंग होता है। हम लोग गुड्स परचेज क्रेडिट में करते हैं तो उस बंदे को क्रेडिटर्स बोलते हैं। अदर देन गुड्स कोई क्रेडिट में कुछ खरीद लेता है तो उसको वेंडर बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर सकते हैं। प्रमोटर किसको बोलते हैं? जो किसी चीज को बनाता है, यहां पे कंपनी को बनाता है, ठीक है, उसको प्रमोटर बोलते हैं। और उसके अलावा अंडरराइटर, ये सब हम लोग जब समझेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अंडरराइटर किसको बोलते हैं? जो कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इशू करवाता है तो उसके बदले कमीशन लेता है, तो उसको अपने अंडरराइटर बोलते हैं। तो इन सबको अपने शेयर इशू कर सकते हैं अदर देन कैश कंसेप्ट। तो ये तो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हुआ जो अपने समझे हैं। प्रैक्टिकल करवाए कि छोड़ दें? एक छोटा सा करवा दें, ठीक है, छोड़ो, आज छोड़ ही देता है, थ्योरी पढ़ लो। तुम लोग थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर भी हो गया होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इतना थ्योरी पूरा पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। बाय बाय।